नमस्कार दोस्तों। मैं मनीष शर्मा आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कौटिल्य विधि पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे द्वारा एक अच्छी सीरीज चलाई जा रही है जिसका नाम है मैं भारत का प्रधानमंत्री। मैं भारत का प्रधानमंत्री में आज एपिसोड नंबर 5 होगा, जिसमें हम इंदिरा गांधी का पार्ट 3 देखने वाले हैं। मुझे उम्मीद है आपको आज से पहले के 4 एपिसोड बहुत समझ में आए होंगे, और जिस भी भाई ने वो एपिसोड नहीं देखे और वो डायरेक्ट इस एपिसोड को देख रहे हैं तो उनसे विनम्र निवेदन है कि इस एपिसोड को देखने से पहले उन एपिसोड को जरूर देखें, क्योंकि चीजें अच्छे से समझ में वहीं से आती हैं। हम अपनी कहानी वहीं से शुरू करते हैं जहां हमने कल लास्ट किया था। हमने देखा मैडम सर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी के द्वारा भारत में इमरजेंसी लगाई गई। इमरजेंसी लगने के बाद क्या देखने को मिला कि भारत में चारों तरफ उनका विरोध होने लग गया था। इधर इमरजेंसी थी, इधर इन्होंने जनसंख्या नियंत्रण अधिनियम लेकर आई थी, जिसके द्वारा नसबंदी, मैंने कहा था 60 लाख से अधिक लोगों की नसबंदी हुई, जिसे जबरन नसबंदी भी कहा जाता है। इसके परिणाम अच्छे भी निकले, लेकिन गलत परिणाम इंदिरा गांधी को खुद झेलने पड़े, क्योंकि 1977 में इन सब हालातों के कारण इंदिरा गांधी की सरकार सत्ता से बाहर हो गई। यानी इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट और खुद इंदिरा गांधी को रिजाइन देना पड़ा और ये सत्ता से बाहर हुई। 1977 में इलेक्शन हुए, जिसमें इंदिरा गांधी व उनकी पार्टी को बहुत बड़ी हार मिली। 1977 का वो दौर है जिसमें इंदिरा गांधी तो पार्टी से बाहर हुई, यानी सत्ता से बाहर हुई, उनकी पार्टी भी सत्ता से बाहर हुई। लेकिन इस 1977 में पहली बार भारत में गैर कांग्रेसी सरकार बनी। इस गैर कांग्रेसी सरकार का नाम था जनता दल, और तमाम छोटे छोटे दलों को मिलाकर ये गठबंधन से सरकार बनी थी। और इस जनता दल के मुखिया और अध्यक्ष और प्रधानमंत्री बने जो पिछले कई वर्षों से सपना देख रहे थे, जिनका नाम था मोरारजी देसाई। आखिरकार जो मोरारजी देसाई लाल बहादुर शास्त्री के समय से ही लगातार संघर्ष कर रहे थे कि वो प्राइम मिनिस्टर पद के दावेदार हैं, वो समय आ चुका था कि उन्हें प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट मिल ही गई। 1977 में वो प्राइम मिनिस्टर बने मोरारजी देसाई, लेकिन 77 से ज्यादा समय तक नहीं रह पाए, 79 तक रहे, मात्र 2 वर्ष तक रहे। इस बीच में उनके द्वारा 43वां संविधान संशोधन और 44वां संविधान संशोधन संविधान में किया गया। मैं इसलिए इसे डिटेल में नहीं बता रहा, क्योंकि ये एपिसोड जैसे ही समाप्त होंगे, यानी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी तक होंगे, उसके बाद एक स्पेशल सीरीज आएगी जिसमें हम संविधान संशोधन को बड़ी बारीकी से और एक कहानियों के माध्यम से उन्हें सुनाएंगे, जिससे संविधान संशोधन, बहुत से छात्रों की शिकायत होती है कि संशोधन याद नहीं होते। हम प्रत्येक संशोधन को, चाहे एक दिन में हम 3 ही संशोधन पढ़ें, लेकिन उनके पीछे क्या बैकग्राउंड रहा, क्या पृष्ठभूमि रही, उन सब के बारे में बात करेंगे। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 तक हुआ था और उसके बाद उनकी सरकार सत्ता से चली गई। जब उनकी सरकार सत्ता से चली गई, हालांकि जनता दल की ही सरकार थी, लेकिन इंदिरा गांधी के ही दबाव के कारण उनका रिजाइन भी हुआ, और उनके रिजाइन के बाद भारत में चौधरी चरण सिंह प्राइम मिनिस्टर बने। हालांकि ज्यादा लंबे समय तक वो भी नहीं रहे, और 1979 के बाद 1980 तक ही ये जनता दल की सरकार चल पाई, और 1980 आते आते 1980 में पुनः इलेक्शन हुए। जब 1980 में लोकसभा के इलेक्शन होते हैं तो इंदिरा गांधी बड़े बहुमत के साथ, बड़े जोर शोर के साथ दोबारा से जीत कर आती हैं। यानी ये इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर की एक प्रकार से तीसरी स्ट्राइक थी। वो अब की बार जो आई थी वो एक लंबी पारी खेलने के लिए आई थी, यानी ये इनकी तीसरी इनिंग्स थी। तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनी मैडम सर इंदिरा गांधी। लेकिन इनके बाद आने से क्या बदला, क्या प्रभाव हुआ, आज हम उन सब के बारे में चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि ये जो इनका समय है बड़ा क्रिटिकल कंडीशंस है। इसने इंदिरा गांधी ही नहीं, पूरे भारत को झकझोर दिया था, जिसे हमने एक नाम दिया है ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में आज बहुत डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। जो भारत में कुछ अनसुनी बातें हैं, कुछ सुनी हुई बातें हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार, जिसने सिख संप्रदाय में बहुत बड़े दंगों को बहुत बड़ा औचित्य दिया। इसके अलावा खुद भारत की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की मृत्यु की वजह भी ऑपरेशन ब्लू स्टार बना। सबसे पहले हम ऑपरेशन ब्लू स्टार की पृष्ठभूमि को जानते हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इसकी क्या रही, इसके बारे में आप ध्यान से सुनेंगे
क्या इनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही थी जो भारत में ऑपरेशन ब्लू स्टार करना पड़ा और उसके बहुत से प्रभाव देश में देखने को मिले। बात करते हैं 1971। एक बार पुनः हमें 1971 में जाना पड़ेगा। जिस समय 1971 में भारत के प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक प्रांत में कांग्रेस की सरकार थी, उस समय कांग्रेस की सरकार पंजाब से बाहर हो गई थी। यानी पंजाब में कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका मिला था। पंजाब में एक नई पार्टी सत्ता में आई थी जिसका नाम था अकाली दल, और जिसके मुखिया थे प्रकाश सिंह बादल, जो अभी कुछ समय पहले उनकी मृत्यु हुई है। प्रकाश सिंह बादल बहुत लंबे समय तक पंजाब के सीएम भी रहे। इस नाम को याद रखेंगे, अकाली दल। अकाली दल नाम से एक नया संगठन या एक नई पार्टी पंजाब में जन्म लेती है और कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर देती है और प्रकाश सिंह बादल सीएम बन जाते हैं। जैसे वो सीएम बने तो इंदिरा गांधी को बिल्कुल भी अच्छा न लगा। न अच्छा लगने की वजह यह थी कि पूरे भारत में कांग्रेस की सरकार है लेकिन पंजाब में कांग्रेस की सरकार नहीं है, वहां अकाली दल की सरकार थी। 1971 में ही इंदिरा गांधी ने एक बड़ा बढ़िया कदम यह उठाया कि कांग्रेस के एक वरिष्ठ व्यक्ति हुआ करते थे जो पंजाब के ही रहने वाले थे, जिनका नाम था ज्ञानी जैल सिंह। और ज्ञानी जैल सिंह को इंदिरा गांधी ने होम मिनिस्टर बना दिया, गृह मंत्री। और यह गृह मंत्री इसलिए बनाया गया था बेटा कि जिससे कि पंजाब में स्थिति थोड़ी सी कांग्रेस की सुधरे और लोगों में थोड़ा सा सम्मान और राहत मिले। ज्ञानी जैल सिंह होम मिनिस्टर बन चुके थे। एक दिन ज्ञानी जैल सिंह और इंदिरा गांधी बैठकर चर्चा कर रहे थे कि पंजाब में कैसे किसी भी तरीके से अकाली दल को हटाया जाए और पंजाब में कांग्रेस की स्थापना की जाए। लेकिन अकाली दल को हटाना इतना आसान तो नहीं था। यह जिम्मेदारी खुद इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी और ज्ञानी जैल सिंह ने ली। इन दोनों ने मिलकर हिंदुस्तान के इतिहास में एक ऐसे व्यक्ति को लाकर खड़ा कर दिया जिसने पूरे पंजाब का रुख ही बदल दिया, जिसका नाम तुम बड़े आसानी से जान सकते हैं। यह है जर्नैल सिंह भिंडरावाले। इस व्यक्ति का नाम तुम जितना ध्यान से सुनेंगे, इसके बारे में जितना ध्यान से सुनेंगे, उतना ही ऑपरेशन ब्लू स्टार आपके दिमाग में प्रवेश कर जाएगा। यह जनरल सिंह भिंडरावाला था और यह अपने आप में एक बहुत बड़ी, ऐसे कह सकते तोप हुआ करता था पंजाब में। सिख धर्म के नाम पर यह अपने आप को एक तानाशाह माना करता था। जब ज्ञानी जैल सिंह ने संजय गांधी से मुलाकात की तो संजय गांधी ने कहा हमें एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो हमें इंटरनल रूप से पंजाब में सपोर्ट करे और अकाली दल का खात्मा किया जाए और हमारी सरकार वहां पर आए। तो ज्ञानी जैल सिंह ने दो व्यक्ति वहां पर लाए, एक व्यक्ति जिनमें जनरल सिंह भिंडरावाले थे और एक दूसरे कोई अन्य थे। जब इन दोनों से संजय गांधी ने बात की तो संजय गांधी को जो दूसरा आदमी था वो बिल्कुल भी खास नहीं लगा, लेकिन जनरल सिंह भिंडरावाले का जो एटीट्यूड था, जो बोलने का तरीका था, जो अक्खड़पन था, वो संजय गांधी को भा गया। उन्हें लगा कि संजय गांधी को ऐसा लगा कि भिंडरावाला जरूर पंजाब में हमारी सियासत को पहुंचा देगा। यहां से एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि शुरू होती है और ये भिंडरावाला जो हुआ करता था, इसी के हाथ में कमान दे दी गई कि तुम्हें किसी भी तरीके से, धार्मिक तरीके से, आर्थिक तरीके से, राजनीतिक तरीके से, सामाजिक तरीके से अकाली दल का खात्मा करना है और कांग्रेस को बढ़ावा देना है। और ये भिंडरावाला ये काम करना शुरू कर दिया। 1973 में एक बहुत बड़ा इतिहास है जो तुम्हें पता होना चाहिए। 1973 में पंजाब में एक आनंदपुर साहिब प्रस्ताव आया था। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव था। अकाली दल के मुखिया थे प्रकाश सिंह बादल और उन्हीं की पार्टी के द्वारा एक कमेटी का गठन हुआ था और उसे नाम दिया गया था आनंदपुर साहिब प्रस्ताव। यह प्रस्ताव क्या था, पहले इस प्रस्ताव को समझिए, यह आपके एग्जाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव में कहा गया था कि भारत सरकार अनुच्छेद 1 में परिवर्तन करे। आर्टिकल 1 क्या है? आर्टिकल 1 कहता है भारत राज्यों का एक संघ है और इसका कोई भी राज्य बिना संघ की अनुमति के भारत से अलग नहीं हो सकता। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव में कहा गया था कि आर्टिकल 1 में संशोधन किया जाए और कहा जाए कि भारत राज्यों का एक संघ है और इसका कोई भी राज्य चाहे तो भारत से अलग स्वतंत्र रह सकता है।
इसका क्या अर्थ आ रहा है? इस प्रस्ताव में यह समझ में आ रहा है कि पंजाब भारत से अलग होना चाहता है। और क्या कहा? और यह कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने सभी अधिकारों को छोड़ दे, अपने साथ सिर्फ रक्षा रखे, यानी रक्षा का मतलब है देश की सिक्योरिटी अपने हाथ में रखे, और प्रमुख रूप से धन वगैरह ये छोटे छोटे कामों को अपने हाथ में रखे, बाकी सभी कार्य राज्यों को सौंप दिए जाएं। ये इतना बड़ा प्रस्ताव था 1973 में जो आ रहा था। इसे आनंदपुर साहिब प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। हालांकि आनंदपुर साहिब प्रस्ताव को सेंट्रल स्टेट रिलेशन के बारे में भी जानता है कि केंद्र राज्य संबंध पर एक प्रस्ताव था, लेकिन अगर सही मायने में आनंदपुर साहिब प्रस्ताव को देखें तो फेडरेशन स्टेट को बढ़ावा दे रहा था। जैसे अमेरिका का पहला अनुच्छेद है जिसमें कहा है अमेरिका राज्यों का एक संघ है और इसका कोई भी राज्य अमेरिका से अलग हो सकता है, इसीलिए अमेरिका फेडरेशन स्टेट है। लेकिन भारत फेडरेशन होकर भी भारत के राज्यों को बांध रखा है कि वो बिना संघ की अनुमति के भारत से अलग नहीं हो सकते। इसको लेकर 1973 में बवाल शुरू हो गया था। कहां? पंजाब में। धीरे धीरे चीजें बढ़ती जा रही थी और ये जो भिंडारवाला था, ये जो भिंडारवाला हुआ करता था, यह कांग्रेस का एक स्टार प्रचारक बनता जा रहा था। अपने साथ युवाओं को जोड़ रहा था और सिर्फ युवाओं को ही नहीं जोड़ रहा था, आतंकवादी गतिविधियों को भी अंजाम दिया जा रहा था। ये जो स्टार प्रचारक हुआ करता था, इसके साथ जो अन्य मेंबर हुआ करते थे, उनको ये हथियार सप्लाई किया करता था और धीरे धीरे पावरफुल होता जा रहा था। जहां इंदिरा गांधी को लग रहा था कि ये शायद अकाली दल को उखाड़ फेंकेगा, वो अकाली दल को भी उखाड़ फेंकेगा, साथ में कांग्रेस को भी उखाड़ फेंकेगा। इसका अंदाजा कतई नहीं था इंदिरा गांधी को कि आने वाले समय में भिंडरावाला जो है, ये आने वाले समय में इतना बड़ा कारण बन जाएगा कि खुद भारत की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की हत्या का सबसे बड़ा कारण बनेगा। अब ये जो भिंडरावाला था, ये इतना बड़ा होता जा रहा था कि जो भी कोई अपोजिशन में बोलता था उसे मार देता था। उस समय पंजाब में इस भिंडरावाला ने एक और बड़ा काम कर रखा था कि जो वहां पर हिंदू रहा करते थे उन पर भी अत्याचार किया जा रहा था। ये कहता था पंजाब सिर्फ पंजाबियों का है, और एक नया नाम इसने दिया था खालिस्तान। अभी ये नया नाम खालिस्तान है, आज भी चर्चाओं में है, थोड़ी सी चर्चा करते हैं। खालिस्तान शब्द 1940 से ही आ गया था, यानी देश आजाद नहीं हुआ था उससे पहले खालिस्तान की चर्चा होने लग गई थी कि खालिस्तानियों का खालिस्तान होगा। 1940, 1945, 1948, 1950 और देश की आजादी के बाद तक ये चर्चाएं रही। ये भी खालिस्तान का बड़ा समर्थक था। यानी इंदिरा गांधी को धीरे धीरे भनक लगने लग गई थी कि जो भिंडरावाला है कुछ न कुछ गड़बड़ कर सकता है, लेकिन उन्हें लग रहा था, इतनी आस्था तो थी कि हमारे पास मिलिट्री है, ऐसे भिंडरावाले जन कितने आए और कितने गए, क्योंकि अभी ये कांग्रेस के लिए काम कर रहा था, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से ये खालिस्तान के लिए काम कर रहा था। इसने बड़ा संगठन बना दिया था। उस समय हिंदुओं पर अत्याचार किए जा रहे थे और सबसे ज्यादा अत्याचार करने में प्रमुख यही हुआ करता था। उसी समय अगर देखें तो एक पंजाब केसरी के एक संपादक हुआ करते थे, यानी इनके यहां से न्यूज़पेपर निकलता था, पंजाब केसरी के संपादक हुआ करते थे। और उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने अपने पंजाब केसरी के संपादक, यानी कि पंजाब केसरी समाचार पत्र में ये निकलवाया था कि पंजाबियों को भी हिंदी भाषा बोलनी चाहिए और हमें हिंदी को मातृभाषा ही नहीं नेशनल लैंग्वेज भी बनाना है। यानी वो थोड़ा सा रुख हिंदुओं की तरफ कर दिया था। और इस भिंडरावाला ने क्या किया था, इस भिंडरावाला ने क्या किया था, उनकी हत्या कर दी थी। एक के बाद एक हत्याएं पंजाब में होती जा रही थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी इसमें फायदा में ये रही क्योंकि वहां पर थोड़ी सी व्यवस्थाएं खराब हो रही थी, जिससे अकाली दल की सरकार चली गई और वहां पर दोबारा से इलेक्शन हुए और दोबारा में कांग्रेस जीवित हो गई। कांग्रेस की सरकार वहां बन जाती है और कांग्रेस की ओर से वहां के सीएम बने दरबारा सिंह, यानी कांग्रेस के मुख्यमंत्री बनते हैं दरबारा सिंह। और ये जो दरबारा सिंह हुआ करते थे, एक प्रकार से ज्ञानी जैल सिंह, इंदिरा गांधी, संजय गांधी और कहीं ना कहीं थोड़ा सा हस्तक्षेप भिंडरावाला का भी था, जिसके सहयोग से वो सीएम बन गए थे। यानी हम कह सकते हैं दरबारा सिंह पंजाब के सीएम बने। जैसे ये सीएम बने तो इनके सीएम बनने से ही उनके दिमाग में एक बात आ गई थी कि भारत में और विशेषकर पाकिस्तान में खालिस्तानियों की मांग बढ़ती जा रही है, इससे उनके राजनीतिक कैरियर पर भी प्रभाव पड़ेगा। और उन्हें लग रहा था कि कहीं ना कहीं पंजाब की गंदी छवि पूरे भारत में जा रही है, इसलिए वो प्रयास भी कर रहे थे कि इस भिंडरावाला को रोका जाए।
लेकिन वो रोक नहीं पा रहे थे। इसके लिए उन्होंने इंदिरा गांधी के लिए एक खत भी लिखा और कहा, मैडम अगर भिंडरावाला को नहीं रोका गया तो आने वाले समय में यह हो जाएगा कि पंजाब खालिस्तान बन ही जाएगा दुनिया में। और इंदिरा गांधी ने क्या किया? इंदिरा गांधी ने, जो एक ऐसा व्यक्ति था जो इन खालिस्तानियों या भिंडरावाला के विरोध में आवाज उठा रहा था, उनकी सरकार को गिरा दिया और वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया। यह इंदिरा गांधी की सबसे बड़ी भूल मानी जाती है। जैसे ही वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया और इसे बिल्कुल खुलेआम छोड़ दिया गया, तो समझ लीजिएगा कि पंजाब अब आतंक के साए में जाने वाला है। इधर अमृतसर में एक और बड़ी घटना घटित हुई कि इसी भिंडरावाला ने, कि अमृतसर के एक एडीजी हुआ करते थे, उनकी इसने क्या कर दी? हत्या कर दी। यानी पंजाब में इतना बड़ा बुरा हाल हो गया था, इतना बुरा हाल हो गया था कि पूरा पंजाब खालिस्तानियों के कब्जे में चला गया था। ऐसा लगा था कि पंजाब जाने वाला है। ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू करने से पहले हम कुछ बात करना बहुत जरूरी है। क्या वास्तव में यहां सरकार फेल थी? क्या इंदिरा गांधी की नीतियां गलत थी? क्या इंदिरा गांधी अपने बेटे के दबाव में आकर एक इतने बड़े शख्स को आतंकवादी जन्म दे रही थी? मैंने जितनी भी कहानी एविडेंस तुम्हें बताए हैं, इससे समझ में आ रहा है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार क्यों होता जब कांग्रेस जर्नैल सिंह भिंडरावाले को अपने अधीन नहीं रखती, यानी अपने सपोर्ट में नहीं रखती। ना ये अपने सपोर्ट में रखती, ना ऑपरेशन ब्लू स्टार होता, और ना ही इतने लोगों को मारा जाता। तमाम हिंदुओं की वहां हत्या की गई, तमाम गाड़ियों को लूटा गया, और सिर्फ हिंदुओं के चक्कर में सिर्फ हिंदू नहीं मरे, तमाम से लोग मारे गए। एक निरंकारी संत हुआ करते थे, उनकी भी इसके द्वारा हत्या कर दी गई। एक के बाद एक हत्या जन्म लेती जा रही थी। जब इंदिरा गांधी ने देखा कि पंजाब में ज्यादा ही बुरा हाल हो रहा है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बुरी तरह भारत की छवि खराब हो रही है, तो उन्होंने राष्ट्र के नाम पर एक संदेश दिया और पंजाब के लोगों को समझाने का प्रयास किया। इसमें इस भिंडरावाले को भी समझाने का प्रयास किया, लेकिन भिंडरावाला अपना एक अलग काम कर रहा था। भिंडरावाला क्या कर रहा था कि जो खाद्यान्न सामग्री होती है, प्रसाद होता है, इसके माध्यम से अमृतसर में स्थित स्वर्ण मंदिर में, इस स्वर्ण मंदिर में ये अपने हथियार सप्लाई कर रहा था। और जब उसके पूरे हथियार उस स्वर्ण मंदिर में पहुंच गए, तो फिर इसने अपना काम ही अलग कर दिया। जितने ही स्वर्ण मंदिर में खाद्यान्न वस्तुओं के माध्यम से जितने भी हथियार स्वर्ण मंदिर पहुंचे, फिर इसने अपना काम शुरू कर दिया और पूरे स्वर्ण मंदिर गोल्डन टेम्पल को अपने कब्जे में ले लिया। जैसे ही इस हरमंदिर साहिब गुरुद्वारे को अपने पूरे कब्जे में लिया, अब तो चिंता का विषय बन गया था कि तमाम श्रद्धालु वहां पर थे और ऐसा लगने लगा था कि सिर्फ अमृतसर ही नहीं, पूरा पंजाब इसके कब्जे में आ चुका था। एक खूंखार आतंकवादी बन चुका था जर्नैल सिंह भिंडरावाला। अब इसे रोकने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। उस समय रॉ के प्रमुख हुआ करते थे जनरल कॉल, जिन्होंने रॉ की स्थापना की थी और इंटेलिजेंस एजेंसी के बड़े प्रमुख हुआ करते थे। मैडम उनसे बात करती हैं जनरल कॉल से और कहती हैं कि क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि एक काम करिए, इस भिंडरावाला को, उनके आतंकवादियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन सनडाउन चलाओ। देखना, बहुत ध्यान से सुनना, ऑपरेशन सनडाउन, ये कॉल ने कहा था, जो रॉ के प्रमुख हुआ करते थे। सनडाउन, सनडाउन का मतलब है, सन का मतलब सूर्य, सूर्य का मतलब डाउन का मतलब छिपना। इन्होंने कहा था कि सनडाउन क्या होता है, कि ऑपरेशन सनडाउन क्या होता है। जब इंदिरा गांधी ने पूछा तो कहा कि जैसे ही सूर्य छिपेगा, हम सामने वाली बिल्डिंग में अपने कमांडो को रखेंगे और वो कमांडो पलक झपकते ही प्रवेश कर जाएंगे और हम इन आतंकवादियों को डायरेक्ट गिरफ्तार करेंगे। यानी इन्हें अगवा करेंगे, मारेंगे नहीं, क्योंकि वहां तमाम श्रद्धालु हैं। अगर गोलियां चलाएगी या कोई और ऑपरेशन चलाएगा तो बहुत से लोग यहां मरेंगे। लेकिन इंदिरा गांधी को यह प्रस्ताव समझ नहीं आया। क्यों? डर यह था कि उन्हें लगता था कि अगर इसे पकड़ा गया तो कहीं ऐसा ना हो कि मुंह खोल दे। डर तो बहुत था, डर खुद का भी था और अपने बेटे का भी था। अगर ये पकड़ा जाता तो शायद इंदिरा गांधी की पोल खुल सकती थी। जनरल कॉल ने इतना कहा कि मैडम सन डाउन चलाइए, ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन मैडम ने कहा नहीं, यहां जो ऑपरेशन चलेगा वो होगा ऑपरेशन ब्लू स्टार।
ऑपरेशन का नाम क्या होगा? ब्लू स्टार। ब्लू स्टार का मतलब है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार चलेगा, इंडियन कमांडोज वहां जाएंगे, इंडियन मिलिट्री जाएगी और सभी के सभी आतंकवादियों को खत्म करना है, जिंदा नहीं रहना चाहिए कोई। जर्नैल सिंह भिंडरावाला या इसके तमाम सहयोगी कोई भी जिंदा नहीं रहना चाहिए, सबके सबको मारना है। अब प्राइम मिनिस्टर ने कहा है तो बात तो शुरू होगी ही, और ये 3 जून को तमाम मिलिट्री वहां पहुंच जाती है। 3 जून से फायरिंग शुरू हुई और दोनों तरफ से, यानी ये भिंडरावाला भी कम नहीं था। उस समय के उस मिलिट्री को जो चीफ थे वो बरार थे, बरार नाम था उनका, वो कर्नल बरार हुआ करते थे, जनरल बरार थे। उन्होंने अपने माध्यम से कहा था, जब उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया तो कहा था कि हमारे लिए समस्याएं कम नहीं थी, भिंडरावाले की तरफ से भी चारों तरफ से गोलियां चल रही थी। 3 जून, 4 जून, 5 जून, 6 जून तक लगातार 3-4 दिन तक कितना बुरा हंगामा रहा होगा। एक बहुत बड़ा रिहायशी एरिया है और दोनों तरफ से गोलियां चलने लगी, और 6 जून को समझ में आया कि भिंडरावाला की मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु होने के बाद सभी आतंकवादियों को कुछ को पकड़ा गया और कुछ को मार दिया गया, और बाद में मरने के बाद, यानी उसके 2 दिन बाद तक भी वहां कार्रवाई चलती रही ने, 8 जून तक ये पूरी प्रक्रिया रही। ये ऑपरेशन ब्लू स्टार था इंदिरा गांधी का, जिसमें तमाम आतंकवादियों को मार गिराया गया, जिसमें जर्नैल सिंह भिंडरावाले को भी मार दिया गया। क्या इस ऑपरेशन ब्लू स्टार से खालिस्तानी खत्म हुए? क्या ऑपरेशन ब्लू स्टार से वहां उठने वाली आवाजें बंद हुई? क्या भिंडरावाला का जो जोश पंजाब के कुछ लोगों में था वो खत्म हुआ? नहीं हुआ। गोलियां चलाने से, तमंचे चलाने से कभी आतंकवाद खत्म नहीं होता। इसके मरने के बाद तो लोगों ने इसे एक बड़ा नाम दे दिया और शहादत मानने लगे, और आज भी ये वाकया खत्म नहीं हुआ है। आज भी हर जगह पर पंजाब में खालिस्तान की मांग उठने लग जाती है। शायद जनरल कॉल की बात मान ली होती तो सनडाउन चलता, और शायद इसे पकड़ने के बाद इसके तमाम जितने भी गिरोह में लोग रहने वाले थे, शायद उनके द्वारा हम आतंकवाद को खत्म कर सकते थे। हालांकि ये उस समय की सरकार की सोच थी, जैसी परिस्थितियां थी वैसा इंदिरा गांधी ने किया। कुल मिलाकर जो अकाल तख्त होता है, स्वर्ण मंदिर में रखा होता है, हरमंदिर साहिब में रहता है, अकाल तख्त जो होता है, इस अकाल तख्त जो होता है, इस अकाल तख्त पर जब से अकाल तख्त की स्थापना हुई थी कभी कोई नहीं बैठा। उसकी हमेशा पूजा पाठ जिस तरीके से की जाती है वैसा ही होता रहा, लेकिन पहली बार 3 से 8, लगभग 5 से 6 दिन तक इस स्वर्ण मंदिर में किसी ने प्रवेश नहीं किया। ये सिखों धर्म के लिए आहत की बात हुई थी। जिस अकाल तख्त को वो 1 सेकंड के लिए खाली नहीं छोड़ते थे, वहां पर एक आतंकवादी का राज हो रहा था। कुल मिलाकर बात थी, ये ऑपरेशन ब्लू स्टार हो गया था, जिसमें इंदिरा गांधी की बड़ी जीत हुई थी। इंदिरा गांधी ने जो करना चाहा था वैसा कर दिया था। जर्नैल सिंह भिंडरावाले की हत्या कर दी। इसमें 400 से अधिक लोग मारे गए, और इसमें लगभग 35 से 40 भारत के सैनिक भी मारे गए थे। इस ऑपरेशन का क्या परिणाम निकला? इस ऑपरेशन का सबसे बड़ा परिणाम कोई निकला तो वो इसका कर्ज जो सबसे ज्यादा चुकाना पड़ा वो खुद इंदिरा गांधी को चुकाना पड़ा। क्यों चुकाना पड़ा? थोड़ी सी एक झलक पहले इस पर देख लीजिएगा। ये ऑपरेशन ब्लू स्टार है, ये आप देख सकते हैं, ये मिलिट्री के लोग हैं और यहां पर ऐसे करके आक्रमण किया गया था। इसके अलावा देखें ऑपरेशन ब्लू स्टार की अहम क्या तारीख रही, इसके बाद हम लास्ट में बात करेंगे। इसकी ये प्रमुख तारीख तुम्हें याद होनी चाहिए, पेपर के माध्यम से भी और वैसे भी जानकारी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले 1973 में मैंने कहा था आनंदपुर साहिब प्रस्ताव लाया गया, बिल्कुल सही है। 1977 में जनरल सिंह भिंडरावाले एक प्रचारक बने, एक स्टार प्रचारक बने बीजेपी, सॉरी कांग्रेस की ओर से, ठीक। 1980 में जो निरंकारी प्रमुख हुआ करते थे गुरुबचन सिंह की मौत कर दी, यानी इनकी हत्या की गई। इसके अलावा 1981 में पंजाब केसरी के संपादक लाला जगत नारायण की क्या कर दी गई थी? हत्या। ये बात मैंने तुम्हें स्टोरी में बताई थी। 1983 में डीआईजी जो हुआ करते थे अवतार सिंह अटवाला की भी क्या कर दी? मृत्यु। और इनकी जो हत्या की गई थी ये भी कहाँ हुई थी? अमृतसर में। ये भी कहाँ हुई थी हत्या? ये भी अमृतसर में हुई थी। और 3 से 8 जून तक 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार चला। 3 से 6 जून को ही ऑपरेशन ब्लू स्टार समाप्त हो गया था, लेकिन 2 दिन की अवधि इसकी और बढ़ा दी गई थी। यह था ऑपरेशन ब्लू स्टार। लेकिन इसकी सबसे बड़ी कीमत अदा करनी पड़ी थी, सबसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी खुद प्राइम मिनिस्टर मैडम सर इंदिरा गांधी को। यह वाक्य है 1984 का।
तारीख थी 31 अक्टूबर 1984। इससे ठीक एक दिन पहले 30 अक्टूबर की बात करते हैं। 30 अक्टूबर 1984 को भुवनेश्वर में इंदिरा गांधी की रैली थी और वहां उन्होंने इतना जबरदस्त भाषण दिया था। उन्होंने कहा था, मैं इंदिरा गांधी, मैं रहूं ना रहूं, मेरा देश जिंदा रहना चाहिए, मेरे शरीर का एक एक टुकड़ा इस देश के काम आना चाहिए, मैं अखंड भारत के प्रति प्रतिबद्ध हूं। एक दिन पहले यह भाषण दिया था, जिससे भारत के तमाम लोगों में जोश आ गया था। लेकिन क्या पता था कि अगले दिन इंदिरा गांधी का जो दिन आने वाला है वो मृत्यु का दिन होगा। 31 अक्टूबर 1984 को सुबह 9:30 बजे इंदिरा गांधी अपने आवास स्थल नई दिल्ली से अमेरिकी पत्रकार को इंटरव्यू देने के लिए निकल रही थी। बिल्कुल सज धज के बड़े आराम से इंटरव्यू जैसे देते हैं प्राइम मिनिस्टर, ऐसे निकल रही थी। जैसे ही वो अपने आवास से बाहर की तरफ निकली, जैसे बाहर निकली, उनके सिक्योरिटी गार्ड हुआ करते थे जिनका नाम था बेअंत सिंह। ये जो फोटो दिखाई दे रहा है, इनका नाम था बेअंत सिंह। ये सिक्योरिटी में हुआ करते थे, अंगरक्षक थे। जैसे बेअंत सिंह से जाकर मिली और बेअंत सिंह से जाकर पूछा, कैसे हो बेअंत सिंह, सबसे पहले पूछा। बेअंत सिंह ने कैसे हो का क्या जवाब दिया कि इनके पास रिवॉल्वर थी और पहली गोली डायरेक्ट इंदिरा गांधी को मार दिया। इंदिरा गांधी को पहली गोली लगी। जैसे ही गोली इंदिरा गांधी को लगा, जो इंदिरा गांधी कभी सोच नहीं सकती थी, इससे पहले तमाम कांग्रेस के लोगों ने और तमाम सलाहकारों ने कहा था कि मैडम, आपने ऑपरेशन ब्लू स्टार किया है पंजाब में, इन दोनों सिखों को अपने पास मत रखिएगा। अंगरक्षक पद से हटा दिए, लेकिन इन पर बड़ा विश्वास था, इंदिरा गांधी को नहीं माने। 31 अक्टूबर 1984 को रात सुबह 9:30 बजे सबसे पहली गोली बेअंत सिंह ने मारी। इंदिरा गांधी दर्द सहन नहीं कर पा रही थी, पृथ्वी पर गिर पड़ी, करा रही थी। उसी समय बेअंत सिंह आवाज लगाते हैं सतवंत सिंह को कि आप आइए और इसके भागीदार बनिए, हमने एक दुष्ट प्रधानमंत्री को मार दिया है। सतवंत सिंह आते हैं और गोलियां बरसाते हैं, और उन्होंने इतनी गोलियां बरसाई कि इंदिरा गांधी की लगभग ऑन द स्पॉट ही मृत्यु हो गई थी। इन दोनों ने क्यों इंदिरा गांधी को मारा, उसके पीछे भी एक कहानी पीछे जाना पड़ेगा। जब ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था तो इसमें तमाम से हिंदू मारे गए थे, और इससे पहले बहुत हिंदू मारे गए थे। तो पंजाब को छोड़कर भारत के अनेक राज्यों में हिंसा हुई थी, यानी भारत के अन्य राज्यों में जो सिख हुआ करते थे उन पर हिंदू लोग जो हुआ करते थे अत्याचार करने लग गए थे। दिल्ली में और हरियाणा में तो इतना बड़ा हिंसक हुआ था कि सिख अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी देने को तैयार थे। कहने का मतलब उनके पास जितना धन है, पैसा है, सब कुछ देने को तैयार थे। यानी आप सोचकर देखिए, उस समय सिख अपनी जान बचाने के लिए एक नाई को लाखों रुपए दे रहे थे। नाई का मतलब है कि नाई जो बाल काटने वाला होता है, क्योंकि उनके बहुत बड़े सिखों के बाल होते थे जिससे पहचान हो जाती थी कि ये सिख है। तो नाई को लाखों रुपए दिए जाते थे कि भाई जितना भी पैसा लेना है ले लो, लेकिन हमारे बाल काट दो, नहीं तो लोग हमें मार देंगे, हमारी दाढ़ी को साफ कर दीजिए, सेविंग कर दीजिए। ऐसा माना जाता है कहीं ना कहीं बेअंत सिंह और सतवंत सिंह इससे प्रभावित थे, और उन्हें लगता था कि अगर ऑपरेशन ब्लू स्टार न होकर ऑपरेशन सनडाउन होता तो शायद ना तो इतनी बड़ी घटना वहां होती और ना ही इतनी बड़ी घटना पूरे भारत में होती। और इंदिरा गांधी की मौत की सबसे बड़ी वजह ये दोनों बने। इस प्रकार इंदिरा गांधी की मृत्यु हो जाती है, और इंदिरा गांधी की मृत्यु होने के बाद 1984 में इंदिरा गांधी की जैसे ही मृत्यु हुई, इनकी मृत्यु होने के बाद भारत की राजनीति में बहुत बड़े प्रभाव देखने को मिलेंगे। इनके बेटे राजीव गांधी भारत के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। आज की वीडियो का मुख्य मोटिव तुम्हें पता है, आप वीडियो देख रहे होंगे, इसका मुख्य मोटिव क्या है। इसका मुख्य मोटिव यह है कि तब से लेकर आज तक भारत के राजनीतिज्ञ भारत को लगातार तोड़वाते रहे। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ इंदिरा गांधी के विरोध में ऐसा बोल रहा हूं। जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा, जैसे जैसे प्राइम मिनिस्टर देखने को मिलेंगे, और जिस प्राइम मिनिस्टर के समय जो जो कमियां थी जिससे हमारी देश की अखंडता पर प्रभाव पड़ा, मैं बेबाक उनके बारे में बोलूंगा। चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे वो गठबंधन के हों, चाहे वो बीजेपी के हों या किसी अन्य पार्टी के हों। इस आज की इस वीडियो से तुम्हारी समझ में एक बात आई कि सिर्फ कांग्रेस के अपने खुद के स्वार्थ के लिए एक व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को जन्म दिया जो आतंकवाद को बढ़ावा दिया, उसकी वजह से कितने लोग पंजाब में प्रभावित हुए। ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, 500 से अधिक लोग मारे गए, अपने खुद सैनिक मारे गए, और खुद भारत के प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की हत्या इसी ऑपरेशन की वजह से हुई।
अगर ऑपरेशन ना होता और ना ही इनकी हत्या होती और ना ही भारतीय राजनीति में इतना बड़ा प्रभाव पड़ता। चलिए, आज हम अपनी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट्स जरूर करिएगा। मैं आपके सबके कमेंट्स देखता हूं और आपके कमेंट्स बहुत प्यारे होते हैं, मुझे बड़ा प्रोत्साहन मिलता है और अच्छे से और भी तैयारी करने का मौका मिलता है। मैं ऐसे ही आगे आपके सामने वीडियोस लाता रहूंगा। मैंने पहले ही अनाउंसमेंट कर दिया है कि जैसे ये प्राइम मिनिस्टर की सीरीज खत्म होगी, इसकी श्रृंखला खत्म होने के बाद एक बहुत ज़बरदस्त सीरीज होगी। वो या तो भारत के महान विभूतियों पर हो सकती है या भारत के प्रमुख संविधान संशोधन, जिसे हम डिटेल में कहानियों के माध्यम से पढ़ेंगे। लेकिन इस सब के लिए आप सबका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सुना देखा। मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ, भारत के अगले प्राइम मिनिस्टर के साथ। मैं भारत का प्रधानमंत्री। जय हिंद।